नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात तेल की, उस तेल की जो धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर, बहुत दूर होता जा रहा है। देश में पहली बार पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुकी हैं और करने जा रही हैं। एमपी की जनता इस वक्त 1 लीटर पावर पेट्रोल के लिए 99 रुपए से ज्यादा की कीमत चुका रही है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। विपक्ष सरकार से टैक्स कम करने को कह रही है और कोरोना काल में पहले ही तंगहाली से गुजर रही आम जनता त्राही त्राही कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने रहे इसकी ओरिजिनल कास्ट अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल का रेट कम हो चुका है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाई जा रही है। 110% उस पर एक्साइज ड्यूटी दी जाती है और दूसरा टैक्स लगाने के बाद में यहाँ मध्य प्रदेश में जीएसटी में लगने के बाद में रेट बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को चाहिए कि ईमानदारी के साथ में उसको जीएसटी से जोड़ दें, पूरे देश के रेट एक से हो जाए और इसको कम से कम कंट्रोल करें, गरीब आदमी को राहत दें। चाहे दूसरी चीज़ों पर लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीबों को राहत देना चाहिए। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। एक तरफ जहां महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी सांसद संपतिया उइके ने सरकार का बचाव किया और कहा कि तेल की कीमतें सरकारें तय नहीं करती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करते हैं। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, यो कभी तय नहीं करती कि ये रेट पेट्रोल की रेट ये रेट में हो या ये रेट में हो। निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बाजार के कारण ये होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर भी सरकार कोई ना कोई नियंत्रण करेंगे। अब सवाल ये है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो जनता पर इसकी मार पड़ती है, मगर यही तेल जब ऐतिहासिक तौर पर सस्ता हुआ तो क्या हमारे देश में पेट्रोल सस्ता मिला? सवाल ये है कि 30 से 35 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर सरकारें 60 रुपए तक टैक्स क्यों वसूलती हैं? और सवाल ये भी है, कोरोना काल में पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी? मंडला से विमलेश मिश्र के साथ राहुल मिश्रा, ज़ी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी। हम आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े देते हैं, क्योंकि राहत तो आपको सरकार ही दे सकती है, टैक्स हम तो नहीं कम कर सकते, लेकिन हाँ, आपको कुछ हम दिलचस्प आंकड़े जरूर दे सकते हैं। आपको हम दिलचस्प आंकड़े ये दे रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप कहें सस्ता पेट्रोल कहां है, तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल है। यहां आप यकीन मानिए, यहां $0.03 यानी करीब करीब अगर आप मानकर चले तो ₹1.5 के आसपास प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। खैर, हमारे देश में कभी हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पड़ोसी मुल्कों की अगर आप तुलना देखें तो भारत में साउथ एशिया में भारत में कीमतें काफी ज्यादा हैं और दुनिया में 109 ऐसे देश हैं जहां इस वक्त भारत से सस्ता पेट्रोल है, क्योंकि हम 110वें नंबर पर खड़े हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपक जोशी जी, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक जी और बृजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे। दीपक जी, टैक्स में कोई रिबेट दी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब औंधे मुंह गिरा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तब कोई राहत मिली नहीं। आज एमपी में पेट्रोल 100 के पार। सर, कुछ रहम कीजिए, करम कीजिए।
जी, आचार्य चाणक्य ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। आज राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य के लिए समय समय पर टैक्सेशन किए जाते हैं। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि पेट्रोल की जो वर्तमान कीमत है वो अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। लेकिन आज लोक कल्याण के हम कामों को देखें तो जो इस देश में हो रहे शायद वो पहले कभी नहीं हुए थे। चाहे वो हम प्रधानमंत्री आवास को ले लें, चाहे सड़कों के निर्माण को ले लें या बिजली के उत्पादन को ले लें, ऐसे दृष्टिकोण में जनता से लिया गया टैक्स ही लोक कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहायक होता है। पहले गैस सिलेंडर जो ब्लैक में मिलता था आज आम आदमी को उपलब्ध है। तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार अपना काम लोक कल्याण के लिए कर रही है। कुछ टैक्स की अगर लगाया जाता है तो वो जनता के हित में लगाया जाता है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण, जैसा कि आपने पहले भी बताया, कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी निर्भर करता है। लेकिन आज कोरोना काल में जब सरकार के पास जो संसाधन थे उन संसाधनों में की कटौती हुई है, उस कटौती को भरपाई करने के लिए लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कराधान तो करना पड़ेगा। और इस कारण से सरकार ने इस आय को सुनिश्चित रखने के लिए शायद इस नीति को अमल में किया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो हमारे टैक्सेशन है वो कराधान है वो कहीं ना कहीं कम होंगे पेट्रोल डीजल पर। पता नहीं सर वो सुखद दिन कब आएगा। मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूं, जब आप सिलेंडर का जिक्र कर रहे थे कि पहले ब्लैक में मिलता था तो ब्रजेंद्र जी मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट का कारण मैं जानता हूं। वो सीधा यही कहेंगे कि जिस सिलेंडर का आप जिक्र कर रहे थे सर वो आज 700 750 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी वाला पहुंच गया सर। उस सिलेंडर का आप ही ने जिक्र किया, वैसे उसका जिक्र ब्रजेंद्र सर ने करना था। दूसरा, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि 17 दिसंबर 2020 यानी अब से करीब करीब 2 महीने पहले वर्ल्ड वाइड कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं सर, उसमें बहुत गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ हमारे जो पड़ोसी 4 राज्य हैं उनकी जरा मैं स्थिति देख रहा हूं, उनके वहां पेट्रोल की क्या स्थिति है। तो भारत में उस दौर में 85 रुपए प्रति लीटर था 17 दिसंबर 2020 को। हमारे नजदीक के नेपाल में सबसे ज्यादा 68 रुपए, उसके बगल में हमारे नजदीक में साउथ में श्रीलंका में 64 रुपए, बगल में नॉर्थ ईस्ट में भूटान है सर वहां 50 रुपए, और बगल में पाकिस्तान वहां 47 रुपए प्रति लीटर तेल मिल रहा है। सर ऐसी क्या खता कर दी? और दूसरा, क्या इन 4 राज्यों में जन कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहे हैं? इन देशों में वहां भी सरकारें हैं सर, वहां भी हो रहा है। आज की स्थिति यह है कि 30 से 35 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर 30 से 35 रुपए केंद्र सरकार टैक्स लेती है, 19 से 20 रुपए राज्य सरकार टैक्स लेती है, 3.5 रुपए के आसपास पेट्रोल पंप वाला अपना कमीशन लेता है। कहीं तो छोड़िए सर। नहीं आसिफ भाई, जैसे मैंने कहा कि कुछ जो कल्याणकारी स्कीमें जो अभिनव है, खास करके प्रधानमंत्री आवास जैसी स्कीम जिसमें हर आदमी को सरकार ने तय किया है कि 2022 तक पक्का मकान मिल जाएगा। गैस सिलेंडर का मैंने जिक्र इसलिए किया कि उज्ज्वला जैसी अभिनव योजना भारत सरकार ने आज संचालित की है। जो हमारे निर्धन वर्ग के लोग हैं तो उनको निःशुल्क सिलेंडर मुहैया कराया, जो एक जमाने में बहुत दूर का वो माना जाता था। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से पूछता हूँ कि लकड़ी का जंगल आप बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो लोग बड़े उससे कहते हैं कि जंगल सिर्फ इसलिए बच रहा है कि प्रधानमंत्री जी की अभिनव योजना के कारण, आज सिलेंडर के कारण हम लकड़ियों को जलाना कहीं ना कहीं बहुत दूर हो गए उस चीज से। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को चलाने के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है। मैं ये स्वीकार करता हूँ, आपने जिन देशों के नाम लिए उन देशों की तुलना में हमारे यहाँ इस पे टैक्सेशन ज्यादा है। लेकिन आज लोक कल्याण राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जब हमें लगता है कि हमारे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। अभी हम केंद्र का बजट देखें, बजट में भी कोई नया प्रकार का टैक्सेशन नहीं किया, रेलवे में किसी प्रकार के किराए की बढ़ोतरी नहीं, रेलवे में सुविधाओं का बड़ा किया जा रहा, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा। तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार अन्य चीजों पर ध्यान रखते हुए। ठीक सर, ये रोड वाला आपने अच्छा पॉइंट बताया सर, इस पर भी एक सवाल तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं राठौर साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं रोड पर आता हूं आपके पास। दीपक जोशी जी, राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, कमलनाथ जी ने आज देखिए इत्तेफाक देखिए, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया और कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि पहले तो साइकिलें निकल जाया करती थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर निकलते थे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, आपने तंज कसा। सर आज जब तेल 100 रुपए के पार पहुंच रहा है तो आप ट्वीट करके विरोध जता रहे हैं, आपको नहीं सड़कों पर होना चाहिए था आज? देखिए लगातार हम लोग सड़कों पर हैं आसिफ जी। आप मध्य प्रदेश के अखबार देख लीजिए, चैनल भी देख लीजिए, हर दूसरे दिन हम लोगों के आंदोलन हो रहे हैं, बराबर हम लोग सड़कों पे हैं और इसके खिलाफ अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है।
जिन शहीदों ने पुलवामा में शहीद हुए उनके परिवार को आज तक जो है भरपाई नहीं हुई। जो किसान हमारे मारे गए, जो शहादत जिन्होंने दी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे मित्र ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया है, सरकार को बचाने की कोशिश की है। सिलेंडर हो गया तो जंगल बच गए, देश की अर्थव्यवस्था, देश को मजबूत करने के लिए बहुत सारी बातें इन्होंने की है। मैं आपसे पूछता हूँ, मजबूत देश किसको मानते हैं आप? कि जीएसटी की वजह से सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए हिंदुस्तान के, नोटबंदी की वजह से बेरोजगार हो गए नौजवान हमारे, कर्जे की वजह से किसान खत्म हुए जा रहे हैं, सरकारी खजाने को लगातार आप कर्जा ले लेके जो है सरकारों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, महिला सुरक्षा लगभग खत्म हो गई है। तो ये जो स्थितियां हैं, मैं आपसे बताता हूँ, लोकतंत्र भी साथ में खत्म हो गया। इसको आप देश मजबूत मानते हो? कल तक आप जो है जो बात कर रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल महंगा होता है तो मजबूरी महंगी होती है, अरे भाई आप आंकड़े निकाल लीजिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त माननीय अपने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, तब आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता उल्टा चिल्ला रही है, जब से आई मोदी सरकार देश को कर रही बंटाधार। ये अब जो है आम आदमी कह रहा है, और इसलिए कह रहा है कि उस वक्त के आप जरा आंकड़े निकाल के देख लीजिए। मैं आसिफ जी आपको बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी थे तब से आपने 700% जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 700%। 2013 में 3 रुपए 90 पैसे जो है डीजल के ऊपर था और पेट्रोल पे 4 रुपए 10 पैसे था। आज एक्साइज ड्यूटी आपने पेट्रोल के ऊपर कर दी 32 रुपए 98 पैसे और डीजल के ऊपर कर दी 31 रुपए 83 पैसे। तो ये जो है 60 वर्षों में, आप कांग्रेस से जवाब मांगते हो 60 वर्षों में क्या किया, 60 वर्षों में क्या किया। हम बताते हैं 60 वर्षों का जतन और आपने कर दिया पूरे देश का पतन। ये 60 वर्षों में उपलब्धि, आपने 6 वर्षों की आपकी उपलब्धि है। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, आपने सिलेंडर की बात की, आज सिलेंडर की क्या हालत है? आपने सब्जी बाग दिखाए फ्री में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, और आज 725 रुपए जो है आपने बढ़ा दिए। आप घर की बात कर रहे हो तो कोई आपने नया कोई आवास पैदा नहीं कर दिया। इंदिरा जी जब थी, इंदिरा आवास बच्चे बच्चे के दिमाग पे रटा है। इंदिरा आवास उस वक्त से शुरू हुआ था। आप आवास के लिए तो आप बना रहे हो कि आवास में आप चले जाओ, लेकिन भूखे हम मार देंगे, आप घर के अंदर आप रह नहीं सकते। तो आखिरकार क्या मतलब आप करना चाहते हो इस देश में? ठीक, मैं राठौर साहब इस पर आ रहा हूं आपके पास। दीपक जोशी जी, आपसे मेरा एक सवाल, जैसे मैंने कहा आप ही ने रोड का जिक्र किया कि बेहतर सड़कें हैं, सब हैं। सर, एक मेरा मित्र है, उसने मुझसे बहुत वाजिब सवाल पूछा था और उसने कहा था कभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रखर प्रवक्ता, कोई बड़ा नेता है तो आप जरूर पूछिएगा, अभी जो सरकार में है। तो सर आज वो मौका आ गया, मैं आपसे पूछता हूं सर वही सवाल उसी के शब्द में। उसने मुझसे ये पूछा कि भोपाल में एक मारुति सुजुकी की एक आप गाड़ी निकालिए, ऑल्टो, सबसे छोटी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो करीब 3 लाख है और उसमें 31,000 रुपए के आसपास हम उसका आरटीओ देते हैं, यानी कि 10%। सर आरटीओ भी चुकाएं, रोड जो टैक्स होता है, उसके बाद जब वो गाड़ी सड़क पर चलेगी तो हम टोल भी चुकाएं और फिर पेट्रोल पर हैवी एक्साइज ड्यूटी भी चुकाएं। सर हर जगह जब पैसा ले ही रहे हैं तो फिर ऐसा कौन सा घाटा है देश में जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? पेट्रोल पर इतनी महंगी डीजल, पेट्रोल पर इतना सारा एक्साइज देने के बाद ऐसा कौन से घाटे में चल रहे हैं सर हम, जो पूरा ही नहीं हो पा रहा है? हर जगह टैक्स चुकाना पड़ रहा है, सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो टैक्स, पेट्रोल पर एक्साइज, आरटीओ अलग से देंगे। आसिफ भाई, मैंने पहले कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कराधान समय समय पर करना पड़ते हैं। आज रोड मेंटेन है। मैं बचपन से भोपाल इंदौर रोड पे जाता था, पहले 7 घंटे लगते थे, फिर 6 घंटे लगते थे। आज 2.5 घंटे के अंदर इंदौर से भोपाल आसानी से पहुंचा जा सकता है जी, बिना फूट के, बिना उससे। थोड़ा सा टोल टैक्स देना आदमी स्वीकार करता है, लेकिन उसे अच्छे रोड चाहिए। वो रोड हमें याद है कि 93 से लेकर 2003 तक इस प्रदेश की क्या दशा थी सड़कों के मामले में। बाहर का अगर कोई आदमी आता था तो मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो गई, ये सड़कों के धक्के को देखने के बाद, गड्ढों को देखने के बाद कहा जाता था। आज मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में, सड़कों के जाल के मामले में जो दूरियां कम हुई है सरकार के द्वारा, आज सड़कों पे बहुत सी दूरियां कम हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कराधान करना पड़ते समय समय पर। वो टोल टैक्स आदमी को नहीं महंगा लगता। आप अगर सर्वे कराना चाहें तो एक बार आप टोल टैक्स पे किसी से पूछ ले, आपके मित्र को कहीं ना कहीं दुविधा हुई होगी, इस कारण से दिक्कत गई होगी। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि पेट्रोल डीजल का सवाल है, पेट्रोल डीजल के माध्यम से
आज जनता को जो दिक्कतें हो रही, हो सकता है सरकार उसके बारे में सोचेगी। अभी आपने ये बजट देखा नहीं हो सकता है नहीं सर, एक बात दिखवा लीजिए, सोचवा लीजिए तो ठीक है सर। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है तो उसमें अभी इसमें संभावनाएं मत जताइए कि हो सकता है सरकार सोचे। अब सर नौबत आ गई सोचने की। मैं दीपक जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं आप एमपी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के। अजय जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय जी मेरे दो बड़े छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। पहला ये कि मध्य प्रदेश की नमस्कार सर। अजय जी मध्य प्रदेश की सीमाओं से जो लगते हुए बाकी राज्य हैं, जैसे मुझे लगता है कि राजस्थान में तेल की कीमतें ज्यादा हैं तो राजस्थान से तो आकर लोग मध्य प्रदेश से ही तेल भरवाते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से लगते हुए जैसे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की सीमा जो टच करती है उधर, या बगल में गुजरात और बाकी महाराष्ट्र में भी कीमतें ज्यादा हैं पेट्रोल की, कितना फर्क पड़ता है सीमांत पेट्रोल पंप ओनर्स को महंगे तेल की वजह से, उनके बिजनेस में कितना फर्क पड़ता है? और दूसरा ये कि क्या पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में, डिमांड में कमी आई है क्या पिछले कुछ सालों में? नहीं देखिए, कमी तो नहीं आई है। मैं एक जो आपने रेट वाली बात करी है उस पे मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा टीकमगढ़ जिले का। टीकमगढ़ जिले में ऑफिशियली करीबन 140 पंप हैं, लेकिन वहां अवैध रूप से 3000 पंप संचालित हैं। पंप इसलिए कहूंगा कि वहां यूपी से आदमी 8.5 रुपए लीटर कम में लेके आ रहा है और बड़े मजे से यहां से मध्य प्रदेश से 3 रुपए कम में, 4 रुपए कम में बेच दे रहा है वो। शासन जो है, शासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो अभी जो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पीड़ित है वो वेट को लेके पीड़ित है कि यहाँ वेट काफी ज्यादा है। ठीक, अजय जी मैं इस पर आता हूं आपके पास। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। तो ये जो जितने भारी भरकम सर आप बता रहे थे दावे कि पेट्रोल इतना हो गया, डीजल इतना हो गया, तो ये जनता को फिर समझा क्यों नहीं पाते सर आप? केंद्र में आपकी सरकार दूसरी बार नहीं आई है, राज्य में अभी सरकार चली गई, निकाय चुनाव आने वाले। और हाँ, निकाय चुनाव का बहुत बड़ा एंगल है क्योंकि शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल हर किसी की जरूरत है। निकाय चुनाव जब ऐन सर पे हैं, क्या ये आपके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा? तो देखिए आसिफ जी, मुद्दा तो निश्चित रूप से हमारे लिए, जनता के लिए, सबके लिए मुद्दा है और केवल राजनीतिक रूप से नहीं है। हर कोई इसकी बाल झेल रहा है। जहां तक निकाय चुनाव का सवाल है, पूरी ताकत के साथ हम लोग जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ये चुनाव पूरे शासन की ताकत के दम के ऊपर चुनाव होते हैं। प्रशासन तंत्र का जितना दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा दुरुपयोग होता है और सरकार अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से काम करती है। खैर, जब जनता उतारू हो जाती है तो उसका फिर कोई तोड़ नहीं रह जाता। अभी हमारे मित्र ने कहा कि बहुत सुविधाएं, मैं आपसे पूछता हूँ, 2 रुपए का प्लेटफॉर्म आज 50 रुपए का हो गया। जो टिकट जो है 100 रुपए का आता था झांसी से दिल्ली जाने वाला, आज वो 300 रुपए का टिकट रेलवे में हो गया। तो आम आदमी की स्थिति है कहाँ? अभी हमारे भाई अजय सिंह जी ने कहा कि टीकमगढ़ में ये हालत है। मैं टीकमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। टीकमगढ़ हमारा वही जिला है और संयोग कहें कि हमारे खुद के 1965 के 2 पेट्रोल पंप हैं। आज स्थिति यह है कि तनख्वाह नहीं निकलती है क्योंकि सारे गांव में दुकानें खुली हुई हैं। झांसी से लेकर लोग आते हैं। 8.5 और 9 रुपए लीटर का अंतर है। मैंने 2 किलोमीटर इधर से उधर होने में 8-8.5 रुपए का अंतर है। और राजस्थान जो है मध्य प्रदेश से महंगा नहीं है, राजस्थान भी सस्ता मध्य प्रदेश से है। तो ये तो नाम के लिए वो रह गया है। मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम। और सरकार, जैसे हमारे भाई पक्ष, हमारे मित्र जोशी जी ने बड़ी काफी तर्क के साथ जो है पक्ष रखने की कोशिश की। मैं आपसे पूछता हूँ, जब इतनी आमदनी आपको हो रही है तो 1 साल के अंदर 11,000 करोड़ का कर्ज आपको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आप ये बोझ आम जनता के ऊपर डाल रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं? तो ये जो है कहना और करना, वो पहले बड़ा ये एक कैसेट बजाया करते थे, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब ये कैसेट इनके ऊपर लागू होगी क्योंकि आप मैं आपके इसी सवाल को अब दूसरी तरीके से दीपक जी से पूछता हूं। राठौर साहब, केवल डीजल पेट्रोल तक सीमित नहीं है, किराना 30 से लेकर 40% तक महंगा हो गया। नहीं, उसमें तो बड़ा क्लियर है सर। देखिए, पेट्रोल ऐसी चीज है, जैसी महंगी होती है माल भाड़ा ढुलाई सब महंगी हो जाती है और फिर हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं। वो तो अंडरस्टूड है, बच्चा बच्चा जानता है। मैं राठौर साहब उस पर लौट रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा कि अगर इतनी कमाई हो रही है तो फिर सरकार कर्ज क्यों ले रही है, मैं इस पर जरा दूसरे एंगल से पूछ लेता हूं। दीपक जी, अगर कर्ज पूरा नहीं हो रहा है तो पेट्रोल डीजल के जरिए कुछ और पैसे बढ़ाए जाएंगे क्या? आम जनता सब सुनना चाहती है।
नहीं नहीं, देखिए पहले तो माननीय बजेंद्र सिंह जी राठौर ने जो कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था, आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया कह रही है कि सबसे दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुलवामा घटना का आपने जिक्र किया, पुलवामा घटना का जो जवाब भारत के द्वारा दिया गया वो दुनिया ने देखा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में एक मजबूत प्रधानमंत्री के साथ हमारी सेनाओं, सैन्य बलों के भरोसे पे आज हम कह सकते हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हो रहा है। लेकिन ये जो आपने कहा कि 11,000 ये बड़ी दिलचस्प बात है सर। जब भी बीजेपी इस पर जवाब देती है, कांग्रेस हमेशा कहती है कि सेना, राष्ट्रभक्ति, उसको लेकर ये बेसिक मुद्दे जो हैं इनको कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश की जाती है। अजय जी, मैं आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको। अजय जी कहते हैं आगे आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, लेकिन इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी, उस पर लगने वाले टैक्स, उस पर लोन का इंटरेस्ट, उस पर कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। तो अभी फिलहाल यही रहने वाला है, या आपको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो जाहिर बात है आप लोगों को नुकसान होगा ही, क्योंकि आप पेट्रोल पंप चलाते हैं, वहां उसको बिजली चाहिए होगी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई असर आने वाला है नहीं? आसिफ जी, लोगों को डर है कि रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी थी। अभी जो वर्तमान में जो रेट बढ़ रहे हैं उसका कारण तो वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार भी चाह रही है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े रहें, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एनर्जी पे डाइवर्ट हो, जो या तो सीएनजी पे जाए या आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाए, क्योंकि ये कर रहा है। और आगे चल के मुझे हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर इसकी ईवी की बिक्री बढ़ती है तो दाम कम हो सकते हैं उनके। तो निश्चित है कि आदमी जो है सस्ते ईंधन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जोशी जी, ब्रजेंद्र राठौर साहब और अजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, फिलहाल तो कहावत थी एक, तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन अब तेल की धार देखना भी थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या काफी महंगा है। 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास की कीमतें मंडला में तो पार हो चुकी हैं। बाकी यही रफ्तार रही अगर तो 100 रुपए की कीमतें भी पार हो सकती हैं। अपना बजट अपने हिसाब से आप बना लीजिए कि कितना तेल पर खर्च करना है और बाकी कितना घर की बाकी चीजों पर।